Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ans. My registration number is 127. I'm from Azad Kashmir and my topic is Easter synchronization. ऑलराइट, जैसा कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन। सबको ईस्टर से तो आइडिया हो गया होगा कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, बिकॉज कि ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो ऑनसेट होता है प्यूबर्टी के ऊपर। ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो आपके पास कैटल, डेयरी कैटल्स और एनिमल्स, इनके अंदर एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन शुरू होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस, जो उसका सिक्रेटरी सेंटर है, वो GnRH प्रोड्यूस करवाएगा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH आके एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक अनदर हार्मोन सिक्रेट होगा FSH, जो कि आपके फॉलिकल्स की डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की तरफ उसको लेके आएगा। जब आपके पास फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होंगे तो आपके पास E2 की सिक्रीशन, एस्ट्रोजन की, बढ़ रही होगी। बेसिकली ये सारी सिक्रीशंस एंडोक्राइन है, ब्लड के अंदर है, डक्ट वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर हार्मोनल लेवल्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो कौन से फेज के अंदर है। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल लाइन। ठीक है, अब उसमें एक सर्ज आई है E2 की, सेकंड सर्ज आई है, थर्ड सर्ज आई है। एक स्पेसिफिक पॉइंट को जब ये सर्ज क्रॉस करेगी तो आपके जो क्या नाम है इसका, जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एक लेवल है हार्मोन का। ठीक है, जब आ जाएगी तो उसके बाद आपकी बॉडी हीट साइंस शो करेगी, मेल के लिए रिसेप्टिविटी शो करेगी, डिफरेंट साइंस शो करेगी। ठीक है, इस फेज़ के बाद सेकंड फेज़ आता है जब फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद रैप्चर होंगे। रैप्चर होने के बाद वो बनाएंगे कॉर्पस हेमरेजिकम। कॉर्पस हेमरेजिकम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लुटियम के अंदर, जो कि आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन का बायस बनेगा। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है, लेकिन अगर एनिमल कंसीव नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन यूटिलाइज हो जाएगा, आपको अगेन नेक्स्ट साइकिल आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी शुरू होता है। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन की बात की जाए, आप सबको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तीन क्लॉक्स हैं जी। ठीक है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्या टाइम हो रहा है, राउंड अबाउट 1 PM, सॉरी। ठीक है, 1 बज रहे हैं। इंडिया के अंदर राउंड अबाउट, ठीक है, 12:30। ठीक है, नेपाल में टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ से आप वेस्ट में चले जाएंगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें टाइम जो डायलेशन का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आता जाएगा। टाइम डायलेशन भी एक फिनोमेना है। अब मैं आपसे एक चीज़ डिमांड कर रहा हूँ कि आप ऐसे करें कि इन तीनों जो क्लॉक्स हैं ना, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स की, आपने उन्हें एक पॉइंट पे लेके आना है। क्या करना है भाई, कि चलो लेट्स डिसाइड कि भाई हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें 3 बजे हमने उन्हें सेट पॉइंट करना है। ठीक है, 3 PM। तो क्या करेंगे, एनीवन ऑफ यू, किसी के जहन में? ओके, नो। सबसे आसान क्या कि भाई उसके पीछे स्क्रूज लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे भाई, स्क्रूज को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तीनों की जो क्लॉक्स हैं उनको हम एक सेट पॉइंट पे लेके आएंगे भी 3 o'clock। इस एग्जांपल को देने का मकसद क्या था कि ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन भी इसी तरह है। आपके पास एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, उसमें एक एनिमल है जिसका फेज अभी स्टार्ट हुआ है ईस्टर्स का, ठीक है, दूसरे का
मिडल में है, तीसरे का ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एनिमल्स है ना वो डिफरेंट फेजेस के अंदर, ठीक है, मौजूद हैं। राउंड अबाउट 10 एनिमल्स कर लेते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन आ रही है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि भाई जो ये तमाम एनिमल्स हैं ये ईस्ट्रस के फर्स्ट फेज के ऊपर सारे के सारे जो कंबाइनली ना एट द सेम टाइम आ जाएं। तो ऑब्वियसली हम साइकिल पढ़ चुके हैं कि भाई हमने साइकिल को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, दैट इज सिंपल। आप साइकिल को मैनिपुलेट करके उनको तमाम को सेट पॉइंट नंबर 3 ईस्ट्रस के इनिशिएशन के ऊपर आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है एट द सेम टाइम सिंक्रोनाइज होना। वैसे ये फिजिक्स की टर्म है। जब आपके वहाँ वेव्स ट्रेवल कर रही होती है ना, ठीक है, तो वेव्स कुछ उनका जो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि साइनोसोडल वेव है, ठीक है, मिड लाइन के कुछ अपर है, कुछ नीचे हैं, ठीक है। तो जो वेव्स जब आप ट्रांसमिशन करवा रहे होते हैं रेडियो वेव्स के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये वेव की फॉर्म आ गई है। अब 2 वेव्स हैं, ठीक है, तो आप इनको सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं? जब आपके पास क्या नाम है रिसीवर एंड ट्रांसपोंडर जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो क्या करती हैं, इन सबको एम्पलीफाई करके इनको मर्ज करवा देती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का जो वर्ड है, जो बेसिक इसका फिनोमेना फिजिक्स है, लेकिन हम लोग इसको रिप्रोडक्शन में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो एनिमल का बेसिक इंटरनल साइकिल है वो सारे का सारा आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। अब उसमें हार्मोन्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम बात करते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो बेसिक हार्मोन है वो है LH, FSH। LH का आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको फोलिकल्स को मैच्योरेशन के बाद उनकी ल्यूटिनाइजेशन करवाएगा। FSH बेसिकली जो स्टिमुलेट करवाएगा किसको, फोलिकल्स को। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए होता है इन केस अगर कंसीव कर जाए, ठीक है, अदरवाइज वो डिटेरिएट हो जाएगा। एस्ट्रोजन आपको पता है कि मैच्योर जो डेवलपिंग फोलिकल्स है वो रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, सो दैट एनिमल है वो हीट साइन शो करे। और प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली एट द एंड ऑफ द साइकिल, जब आपको पता है कि एनिमल कंसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो PGF2 अल्फा ये क्या करेगा, ये आपके पास कार्पस ल्यूटियोलाइसिस करवाएगा। कार्पस ल्यूटियम जो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन था जिसने आपके पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाना था, ठीक है, उसको क्या करवाएगा, तोड़ेगा, यूटिलाइज करवा देगा। आपके पास उसका वो है नहीं है, सोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका साइकिल है वो ख़त्म हो गया। राउंड अबाउट ये फुल साइकिल 18 डेज से 21 डेज तक का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए हार्मोन्स तो डिस्कस हो गए, हम सिंक्रोनाइज करवाते क्यों हैं? सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, नॉट अ डॉक्टर, लेट्स से, मेरे नज़दीक सिंक्रोनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन, मेन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके पास लाइफ सेविंग टेक्निक्स बढ़ रही हैं, आपके पास पॉपुलेशन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट वो कहते हैं ना इजाफा हो रहा है, ठीक है। आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। आज से तकरीबन 5 साल पहले और उससे 5 साल पहले जब मरदमशुमारी होती है इलेक्शन से पहले, सबको इलेक्शन आ रहे हैं, आइडिया होगा, तो क्या करते हैं भाई कि कंसेंसस लगाते हैं जी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जी ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब इस पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको ऐसी ऐसी टेक्निक से इवॉल्व करनी पड़ेंगी कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो 1960s के अंदर विस्कॉन्सिन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होना शुरू हुए थे, ठीक है। इन्होंने एनिमल की रिप्रोडक्टिव साइकिल को एलोंगेट कर दिया था जब उन्होंने एनिमल की फीड के अंदर MGA ऐड किया था, मैनिपुलेट कर दिया ना, साइकिल को उन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक एनिमल का जो साइकिल है, फॉर एग्जांपल वो 21 डेज का है, वो आगे चला गया जी, ठीक है, वो जो आपके पास उसने रिग्रेस होना था, उसने ख़त्म होना था, तो ठीक है। तो ये उनके पास एक उनको साइन मिल गया कि जी हम इस चीज़ को भी मैनिपुलेट करके लेके आ सकते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ ज़रूरियात पूरी करने के लिए जब उन लोगों ने उसके साइकिल को डिस्टर्ब किया ना, तो ऑब्वियसली अब एक चीज़ नेचुरल बैलेंस को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। तो जो पहले बेसिकली कंसीव होने का रेशो था ना, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 74% था, वो रिड्यूस हो गया था 34% के ऊपर,
कि एनिमल हीट में आने के बाद जो उनका कंसीव होने का रेशो था वो ये रह गया था। ये एक नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करने का नतीजा निकला था सामने, ठीक है। अब फार्मिंग के लिए आपको भी पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फार्म की जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन, वो 40,000 लीटर है पर डे, और उनके पास एनिमल बैचेस की फॉर्म में है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जो लैक्टेशन के अंदर है, ठीक है, वो दूध दे रहे हैं, कुछ अभी तैयार हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल उनका अभी चल रहा है, हिफर्द हैं, यंग हिफर्द हैं, कुछ काव्स हैं। तो लैक्टेशन के बाद जब ये नए सिरे से तैयार होंगे, ऑब्वियसली इनको आपने ड्राई करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपने आगे उसको फर्दर प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो आपकी जो ये प्रोडक्शन है 40,000 लीटर ये ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। जब ये ड्रॉप होगी तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा? एक तो फार्म घाटे में जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो आपके पास पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरी हो रही थी मिल्क से या मीट से या वट जिसकी भी फार्मिंग, ठीक है, तो वो आप उसमें डेफिसिट में चले जाएंगे, खुराक की किल्लत हो जाएगी, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही माल न्यूरिश्ड रहेगी, ठीक है। तो ये सारा बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप इस टाइम हमारे पास बेनिफिशियल, क्योंकि हमारे पास नुकसान भी आ रहा है, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हमने अपनी पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरी करना है, ठीक है, अपना लेबर कॉस्ट कम करना है, अपने जो फार्म को बेनिफिशियल बनाना है। तो इसलिए ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ विल कॉल अपॉन माय फेलो फॉर द प्रेजेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Qadir. My registration number 2K19 AV26. I am from मुल्तान पंजाब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मेरे कोलीग ने आपसे डिस्कस किया, वो है ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको बताया कि क्या होता है वो और उसमें हम क्या करते हैं। और अब मेरा जो सब टाइटल है वो है बेसिस फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर्स। अब इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी मैनिपुलेट लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। सबसे पहले ये कि हमारे पास दो फेज़ होते हैं, ल्यूटियल फेज़ और फॉलिकुलर फेज़। ल्यूटियल फेज़ जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम डिपेंडेंट होता है, और जो फॉलिकुलर फेज़ होता है ना वो फॉलिकल डिपेंडेंट होता है। अब हमारे पास जो ये ल्यूटियल फेज़ है ना, इसके अंदर दो फेज़ आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडिंग ऑफ ल्यूटियल फेज़ एंड शॉर्टनिंग। तो हम डिस्कस करेंगे पहले एक्सटेंडिंग। अब एक्सटेंडिंग में हम क्या करते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता है ना उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। अब वो इंक्रीज़ करवाते हो तो हम वो कैसे इंक्रीज़ करवाएंगे? तो उसे इंक्रीज़ करवाने के लिए ना एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो हम इंड्यूस करवाते हैं, ताकि जो है वो कार्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन ना हो, ल्यूटिलाइसिस ना हो, वो उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद जब हम कार्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए प्रोजेस्टेरोन देंगे ना, तो उसमें होगा ये कि हम उसको इंजेक्टेबल नहीं देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे तो वो बॉडी से ना निकलवा नहीं सकेंगे, मतलब विड्रॉल नहीं हो सकेगा वो। तो उसके लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं फीडिंग मेथड यूज़ करते हैं, या उसके अलावा ना कुछ इंट्रावेजाइनल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सीडर, ये हम यूज़ करते हैं। सही है, इसमें ये हो जाता है, इसमें एक्सटेंड करते हैं कि कार्पस ल्यूटियम की हम रिग्रेशन नहीं करवाते, प्रोजेस्टेरोन देते हैं जिससे एक्सटेंड हो जाती है। अब उसके बाद थोड़ा हम शॉर्टनिंग को भी डिस्कस करते हैं। अब शॉर्टनिंग में होता क्या है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना वो हम इंड्यूस करवाते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना वो कार्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन करवाता है। अब जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन, अब इसमें भी टू मेथड आ जाते हैं, वन शॉट मेथड एंड टू शॉट मेथड। अब इसमें होता क्या, जो वन शॉट मेथड होता है ना, जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फ़ा रिलीज़ करवाएंगे ना, प्रोस्टाग्लैंडिन टू अल्फ़ा, तो मतलब इंड्यूस करेंगे ना, तो उसमें होगा ये कि जो मैच्योर कार्पस ल्यूटियम होगा ना, उसके लिए सिर्फ हम एक ही दफ़ा उसको इंड्यूस करेंगे तो वो रिग्रेशन हो जाएगी। बट टू शॉट मेथड में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना वो 1 to 5 डे का होता है, इमेच्योर होता है। तो पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, तो लेकिन फिर उसके बाद उसको चेक करते हैं कि ये रप्चर हुआ, रिग्रेशन हुई कि नहीं हुई। तो उसके आफ्टर 11 to 14 डेज़ ऑफ कार्पस ल्यूटियम तो हम उसको दोबारा प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, ताकि वो रिग्रेशन हो जाए उसकी। तो ये था उसका शॉर्ट करने का मेथड। अब उसके बाद हमारे पास है कि प्रोसेस ऑफ ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन।
अब प्रोसेस में सबसे पहले तो यही कि ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारे पास जो है ना ग्रुप होना चाहिए फीमेल एनिमल्स का, तो हम एट अ सेम टाइम काफ़ी सारे एनिमल्स को हम ईस्ट्रस में ला सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स और केमिकल्स जो हैं वो हम इंड्यूस करवाते हैं, जिसमें हमारे पास हार्मोन्स में जैसे कि ये GnRH आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और और प्रोस्टाग्लैंडिन ही हम इंड्यूस करवाते हैं, फिर वो बाद में एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज़ कर जब कंसीव हो जाता है फिर हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं। सही है। अब हमने ये एट द डे 0 हमने GnRH दे दिया, उसके बाद क्या होगा, एट द डे 7 हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन देने के बाद जब एनिमल हीट में आएगा ना, फिर दोबारा हम GnRH देंगे एट द डे ऑफ 9। फिर एनिमल जब हीट में आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम उसको मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। उसके अलावा हम नेचुरल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल ही हो। सही है। जब हो जाएगी तो इसमें कंसीव जब एनिमल कर लेगा तो हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, उसके बाद यंग वन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस। अब हम इसके ना कुछ कमर्शियली अवेलेबल जो वो हैं हार्मोन्स है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और प्रोजेस्टेरोन है। अब जो गोनेडोट्रोपिन है ना, उसका ट्रेड नेम है सिस्टोलिन। सही है। ये जो हम यूटिलाइज़ करवाते हैं ना, वो मैच्योर फीमेल में करवाते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन पे आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे पास यूटिलाइज होता है एस्ट्रोमेट, ये इसका ट्रेड नेम है। सही है। और ये एक साइक्लिंग फीमेल होती है, उसमें यूटिलाइज़ करवाते हैं। और उसके अलावा प्रोजेस्टेंस हैं जिसका ट्रेड नेम MGA सीडर, ये है, और यूटिलाइज़ करवाते हैं प्रीप्यूबर्टल हीफर्स में, और पोस्टपार्टम और एनिस्ट्रस फीमेल्स जो होती हैं उनमें करवाते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2K19 AV116। ठीक है, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके सामने, अब आप भी देख सकते हो, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोजेस्टिन। तो ये 3 जो प्रोसेसेस हैं, जो 3 मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम जो है ना सिंक्रोनाइजेशन को अमल में लाते हैं और सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है गोनेडोट्रोपिन GnRH प्रोटोकॉल है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन होता क्या है? बेसिकली ये एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग हार्मोन है जो कि करता क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ FSH और LH को, वो आगे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उससे हमारी आगे साइकिल जो है ना स्टार्ट हो जाती है। सिंपल हमने क्या करना है, जब हम ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन करवा रहे हैं GnRH को यूज़ करके, डे 0 पे GnRH दिया, डे 7 पे हमने PGF2 अल्फ़ा दे दिया, फिर उसके बाद 9th डे पर दोबारा हमने सेकेंड इंजेक्शन दिया GnRH का, और उसके 8 to 18 आवर्स के बाद हमने उसकी AI कर देनी है और वो कंसीव हो जाएगा। ये सिंपल जो है ना GnRH को यूज़ करके ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन हम इस तरीके से करवाते हैं, उसको कंसीव करवाते हैं, टाइम ब्रीडिंग करवाते हैं उसकी। अब GnRH क्यों लगाते हैं, क्या करेगा वो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करेगा, FSH LH को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके, उनको मैच्योर कर सकें। यहाँ पर जो लगता है PGF2 अल्फ़ा, ये हम क्यों लगाते हैं, ये क्या करेगा, इसका काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे पास कार्पस ल्यूटेम है उसकी रिग्रेशन करवा देता है, यानी कि उसको रप्चर कर देगा, और उसके बाद जो है ना फॉलिकल्स की आगे जो है ना वो हीट पे आ जाएगी, साइंस वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे हीट के। अब जो साइंस हैं, हीट के साइंस क्या हैं, ईस्ट्रस के साइंस क्या हैं? मेनली क्या होता है कि वल्वा स्वेल हो जाता है, सिक्रीशन जो होती है वो शुरू हो जाती है और माउंटिंग करने लगती है फीमेल, और उसके बाद जो है ना आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है, वो बताना शुरू कर देती है कि वो हीट पर है। हमारा काम क्या, हमने उसको एक ही टाइम पे सारे के सारे एनिमल्स को हीट पे लेकर आना है। तो हम सब के सब को जो है ना जब इस तरह प्रोटोकॉल्स में लाते हैं, वो सब के सब जब हीट पे आ जाते हैं एक टाइम पर, फिर हम उसकी जो है ना AI करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा देते हैं, और वो जो उसके ना उसे कंसीव करता है, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसका हाई रेट है कंसीविंग का, 80 to 100% तक वो कंसीव कर जाते हैं और हीट पे आ जाते हैं। ये सिंपल हमारे पास ये प्रोसेस है GnRH को यूज़ करके। आगे इसकी टाइप्स हैं कुछ, हमारे पास सबसे पहले आता है सेलेक्ट सिंक, फिर आता है हमारे पास ओवी सिंक, और फिर हमारे पास आता है
को सिंक। ठीक है, सेलेक्ट सिंक का क्या है, यहाँ पर आपने पहला इंजेक्शन दिया, दूसरा इंजेक्शन 7 दिन के बाद दिया, बस तीसरा इंजेक्शन आपने और कुछ नहीं देना। 4 से 5 या 3 से 5 दिन के बाद आपने उसको इंसेमिनेट कर देना है और वो कंसीव कर देगा। ये इसका पहला है जिसको हम सेलेक्ट सिंक कहते हैं। फिर आता है ओवी सिंक। ओवी सिंक में क्या है, ओवी सिंक में हमने 2 इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करना है। 2 इंजेक्शंस कैसे, पहला GnRH का दिया डे स्टार्ट में जब साइकिल शुरू हो रही है, जिस टाइम साइकिल शुरू हुई है उस टाइम हमने उसको पहला इंजेक्शन दिया। 7th डे के ऊपर हमने उसको प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, और उसके 2 दिन के बाद या 48 आवर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, 48 आवर्स के बाद आपने सेकंड इंजेक्शन GnRH का उसको एडमिनिस्टर कर देना, उसको इंजेक्ट कर देना। उससे क्या होगा कि फिर वो जो है ना हीट पे आगे जाएगा और उसके बाद आपने उसको, जो मैंने आपको बताया कितने आवर्स, 8 to 18 आवर्स, ये एवरेज आप 16 आवर्स भी करते हैं। 16 आवर्स में मेनली जो है ना 16 आवर्स के बाद उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास ओवी सिंक। अब ओवी सिंक के अंदर और को सिंक में फ़र्क क्या है, सिंपल है, सारा का सारा यही प्रोसेस है। आगे एंडिंग में जो हमने इंसेमिनेट करना है, हम टाइम देखते हैं, हमने 16 आवर्स के बाद इंसेमिनेट करना है उसको, लेकिन हम को सिंक में 16 आवर्स के बाद नहीं करेंगे। जो ही सेकंड इंजेक्शन लगाया उसके बाद हम उसको साथ ही इंसेमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम जो है ना टाइम्ड इंसेमिनेशन भी कहते हैं, टाइम ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और जो है ना प्रोग्राम ब्रीडिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे जो ओवी सिंक है, ओवी सिंक की 2 जो है ना टाइप्स हैं, टाइप्स बोल सकते हैं उसको। सिर्फ उसमें हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ इंसेमिनेशन है या ड्यूरेशन ऑफ सेकंड डोज जो हम इंजेक्शन GnRH का लगा रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है। इसको बोलते हैं ओवी सिंक 48 और ओवी सिंक 56। फ़र्क क्या है इनमें, सारा वही प्रोसेस है बिल्कुल। पहला 0 पे लगाया, यानी कि 0 मतलब जिस टाइम साइकिल स्टार्ट हो रही है, पहला इंजेक्शन तब लगाया। 7th डे पर आकर हमने उसको प्रोस्टाग्लैंडिन लगाया। 9th डे यानी कि 48 आवर्स के बाद जब हम उसको सेकंड इंजेक्शन देंगे तो वो हो जाएगा ओवी सिंक 48। ठीक है, फ़र्क इसमें आ जाएगा 56 का। अब 56 कैसे होगा, सेकंड इंजेक्शन जो हमने लगाना है प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद, वो हम यहाँ पर 48 की जगह कितने आवर्स के बाद लगाएंगे, 56, तो वो हो जाएगा ओवी सिंक 56। सिर्फ ये इसमें चीज़ थी, ये डिफरेंस था, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 इंजेक्शंस GnRH के यूज़ करके करते हैं। एक प्रोसेस में पढ़ा था वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेनली यही जो ओवी सिंक के ये वाला यही प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। एक उसमें 3 इंजेक्शंस लगते हैं GnRH के। पहला इंजेक्शन लगा 0 डे पे, वो 0 डे ऐसा नहीं कह सकते, मतलब वो हमें नहीं पता कि वो हीट पे है कि नहीं, हमने उसको एक तरीके से लेकर आना है। तो पहला GnRH का लग गया, उसके 7 दिन के बाद हमें एक और लगाएंगे GnRH का, उसके 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद हम जो है ना उसको PGF2 अल्फ़ा का लगाएंगे, और उसके बाद फिर जो 48 या 56 आवर्स के बाद हम उसको तीसरा इंजेक्शन GnRH का लगाएंगे। लेकिन ये 3 इंजेक्शंस वाला जो होता है ये बहुत ही रेयर जो है ना यूज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा इसको नहीं प्रेफर किया जाता। जो किया जाता है सबसे ज़्यादा जो रिलायबल और जो कंडीशंस में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है ओवी सिंक। ठीक है, ओवी सिंक, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी जो है ना कह सकते हो कि अच्छे हैं, और 80 to 100% तक जो एनिमल है इसके बाद कंसीव कर जाता है। एडवांटेजेस, हाई रेट है, जैसे मैंने आपको बताया हाई रेट है। बाकी जो हार्मोन्स हैं ना, जो 3 हमने पीछे प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, एक हमारे पास ये आ गया GnRH हो गया, PGF2 अल्फ़ा हो गया हमारे पास, उसके बाद प्रोजेस्टिन आ गया। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो आता है, जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो GnRH के आते हैं, और ये सबसे जो है ना एज़ कम्पेयर टू PGF2 अल्फ़ा जो भी हो गया उसके उन प्रोटोकॉल से ये ज़्यादा अच्छा है, और ये अच्छा हो जाता है। अलाउज़ फॉर ईस्टर डिटेक्शन और टाइम्ड, इससे हम जो है ना, हमें ज़ाहिर सी बात, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमारे सामने साइंस शो होना शुरू हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि अब ये हीट पे आ गया, अब इसको इंसेमिनेट हम कर सकते हैं और ये कंसीव कर लेगा। लिमिटेशंस क्या हैं, आपने GnRH लगाया कि जो लेबर बच जाएगी, मतलब एक आज जो है ना पार्चुरेट कर रहा है, एक 2 दिन के बाद कर रहा है, लेबर वही दोबारा आके फिर 2 दिन के बाद करेगी, फिर 5 दिन के बाद कर रही है, तो लेबर भी तंग, लेबर भी ज़्यादा लग रही है, और मसले मसाइल भी हो रहे हैं। अगर एक ही टाइम पे सारे के सारे हमारे पास एक हर्ड है पूरा एनिमल्स का, हमने एक ही टाइम पे उसको इंसेमिनेट कर लिया। मकसद इसका सिंक्रोनाइजेशन का यही है कि एक ही टाइम पे सारे के सारे एनिमल्स जो है ना वो पार्चुरेट कर दें, या एक ही टाइम पे वो कंसीव करें। पार्चुरेशन एक आध कुछ टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मेनली ये होता है कि सारे के सारे एक ही टाइम पे पार्चुरेट होते हैं, लेबर कॉस्ट या लेबर जो वर्क है वो बच जाता है। लेकिन ये गलत है। अगर एक ही टाइम पे आपको मैं बता दूं 100 एनिमल है वो पार्चुरेट कर रहे हैं, उन 100 को हैंडल एक टाइम पे करना आसान है या एक टाइम पे 2-3 को करना आसान है?
जाहिर सी बात है 2-3 को करना आसान है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट आपको वही 2-3 बार जो है ना हर 4-5 दिन के बाद वो करना, वो थोड़ा सा एक मसला होता है। बाकी ये है कि लेबर जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको फिर देखभाल उनकी करना सारा कुछ, और इंजेक्शंस की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना हम ये रिकमेंड, और हीफर्स के अंदर जो फर्स्ट टाइम पे जिनकी जो कंसीव कर रहे होते हैं हीफर्स जो होते हैं उनके अंदर हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Thank you. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Daniel Ikram and my registration number is 2K19AV60 and my topic is estrus synchronization, and today I am going to talk about role of prostaglandin in estrus synchronization. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है, कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से बताना चाहता हूँ चीज़ें, कि 1970 में सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप था जो हार्मोन्स का, वो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था सेमिनल फ्लूइड जो होता है रैम्स का। उसमें रैम्स किसे कहते हैं, शीप के जो मेल होता है उसको रैम्स बोलते हैं, और ये उस वक्त इनिशियली ये तसव्वुर किया जाता था कि ये किससे रिलीज़ होता है, किससे सिक्रीट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन ये दूसरे हार्मोन्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरे हार्मोन्स की तरह ग्लैंड से रिलीज़ होकर फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर किसी टारगेट तक नहीं जाते, बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये वहाँ रिलीज़ होता है, ठीक है। मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन हर सेल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मैं टाइप्स के बारे में अगर बात करूं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास PGE2 भी आता है, इसमें हमारे पास PGD2 आता है, उसके अलावा हमारे पास PGF2 अल्फ़ा आता है, PGF1 अल्फ़ा आता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है PGF2 अल्फ़ा, ठीक है। PGF1 अल्फ़ा भी जो है हम यूज़ करते हैं किसी हद तक, लेकिन PGF2 अल्फ़ा ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ल्यूटिलाइटिक एजेंट है। ल्यूटिलाइटिक एजेंट से मुराद क्या है कि ये रिग्रेशन कराता है, ब्रेक डाउन कराता है ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। रिग्रेशन क्या होती है, ल्यूटिलाइसिस क्या होती है, कि जो कार्पस ल्यूटियम है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। जब कार्पस ल्यूटियम ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम से, और जब कार्पस ल्यूटियम से वो रिलीज होता है वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होने से क्या होता है, फॉलिकल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, स्टिमुलेशन होती है उनकी, और ओव्यूलेशन होती है और हीट में आता है, ठीक है। PGF1 की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम किसी एक्सटेंड यूज़ करते हैं इसमें, लेकिन ये है कि वो थोड़ा वीक ल्यूटिलाइटिक एजेंट है, इस वजह से हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। PGF2 जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके मैं अगर बात करूं इसके मैकेनिज़्म के बारे में, तो PGF2 अल्फ़ा काम कैसे करता है। जब हम PGF2 अल्फ़ा लगाते हैं तो जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं ऑन दी कार्पस ल्यूटियम, ये उसके साथ जाकर बाइंडिंग करता है, ठीक है। उसके साथ जाकर बाइंड करेगा, ये बाइंड करने के बाद क्या होगा कि सिग्नल्स जाएंगे और जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे। एंजाइम्स रिलीज होने के बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी किसकी, कार्पस ल्यूटियम की। जब वो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे कार्पस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होने से क्या वो ओव्यूलेशन की तरफ जाएंगे, ओव्यूलेशन की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा। सिंपल ये इसका मैकेनिज्म है। सिंपल प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, तो पहले भी बताया जा चुका है कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, उसको हम लाते हैं किसमें, उसको हीट में लाने के लिए पहले तो हम ग्रुप ऑफ एनिमल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे, इस पे गौर कीजिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन किसी भी आप एरे गैरे किसी भी ऐसे ही नहीं लगा सकते आप किसी भी एनिमल को, ठीक है। उसका मस्ट उसका साइक्लिक होना ज़रूरी है, उसका जो है वो उसमें होना ज़रूरी है, उसका कार्पस जो ल्यूटियम है वो फंक्शनल होना ज़रूरी है। अगर उसका कार्पस ल्यूटियम फंक्शनल नहीं है तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन किसी सूरत इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये दूसरी चीज़ है कि आपने इंश्योर करना है कि हाँ जो एनिमल्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो कार्पस ल्यूटियम उनका एक्टिव है कि नहीं है। तीसरी चीज़, फिर आप जब ये इंश्योर कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें
प्रोस्टाग्लैंडिन का उसमें इंजेक्शन आप इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, वही ओव्यूलेशन होगी, सेम टाइम पे क्या होगा, वो आ जाएंगे हीट पे आ जाएंगे और आप उसकी AI कर सकते हैं, टाइम्ड AI भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके एनालॉग्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जो सिंथेटिकली बनाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूज़ होता है मेनली, तो पहले भी बताया चुका है, स्ट्रोमेट जो है ट्रेड नाम से आता है हमारे पास, स्ट्रोमेट है। उसके अलावा प्रोसॉल्विन एक आता है, ठीक है, ये एनालॉग्स इसके यूज़ होते हैं। क्लोप्रोस्टिनोल जो है वो यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और क्लोप्रोस्टिनोल का ये है कि वो जो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उससे ज़्यादा पोटेंट होता है, ठीक है, उसका असर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है। डोज के बारे में अगर मैं बात करूं, डोज और रूट्स के बारे में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के मेनली हमारे पास 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स में आप ये दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंट्रायूट्राइन है। इंट्रायूट्राइन में दे सकते हैं आप, इंट्रावल्वल दे सकते हैं, ठीक है, यूट्रस में और वल्वा में। उसके अलावा आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। अब इन 3 रूट्स में डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है कि वैसे तो जो रिकमेंडेड डोज है प्रोस्टाग्लैंडिन की वो 25 to 30 mg है, ठीक है, लेकिन ये किस केस में है कि जब आप उसको देते हो इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। अब अगर उसको इंट्रावल्वल दे रहे हो या इंट्रायूट्राइन दे रहे हो तो वो बहुत ही कम डोज रिक्वायर करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि 5 mg अगर आप दे रहे हो इंट्रावल्वल तो 25 mg के वो इक्वल होगा अगर एज कम्पेयर टू द इंट्रामस्कुलर। मतलब इंट्रामस्कुलर देते हो तो 25 to 30 mg रिक्वायर होगा, लेकिन इंट्रावल्वल में वही 5 mg में आपका वो काम हो जाएगा। तो ये इसके रूट्स हैं। उसके अलावा मैं प्रोटोकॉल्स की अगर बात करूं तो इसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं मेन। एक तो 1 इंजेक्शन प्रोटोकॉल होता है, दूसरा 2 इंजेक्शन प्रोटोकॉल होता है। जो 1 इंजेक्शन प्रोटोकॉल है उसमें क्या होता है कि 5th डे ऑफ द स्ट्रेस साइकिल आप क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई 5 से पहले क्यों नहीं करते, ठीक है। तो 5 से पहले ना करने की वजह ये है कि ये साइक्लिक एक्टिविटी को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर आप 5 से पहले लगाते हो ये इंजेक्शन तो ये प्रॉपरली उसको अच्छे तरीके से उसका इफेक्ट नहीं होगा और वो साइकिल को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो रेकमेंड ये किया जाता है कि 5 से लेकर 18 डेज के दरमियान ये लगाया जाए, ना 18 के बाद और ना 5 से पहले। तो इसका जो 1 इंजेक्शन प्रोटोकॉल है उसमें है कि PGF2 अल्फ़ा आपने क्या किया, 5 डे पे लगा दिया इंजेक्शन, फिर उसके 1 to 4 डेज़ में आपको स्ट्रेस साइन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी AI कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है तो किसी सूरत भी आपने उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्ट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड अगर मैं बात करूं, प्रोटोकॉल जो सेकंड इंजेक्शन है तो वो हम क्यों देते हैं कि हम इंश्योर करें कि हाँ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हुई है या नहीं, इसके लिए सेकंड इंजेक्शन दिया जाता है। ये थोड़ा सा मतलब जाहिर सी बात है, 2 इंजेक्शन है तो कॉस्टली होगा, वो थोड़ा सा जो है चीप होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट डे पे लगाते हैं, मतलब 0 डे ऑफ द साइकिल हम क्या करेंगे, इसमें PGF2 अल्फ़ा हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि रिग्रेशन स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन फिर भी इंश्योर करने के लिए हम 10 डेज का गैप रख के 11th डे पे वापस क्या करते हैं, आप दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं PGF2 अल्फ़ा का, ठीक है। जब दूसरा आप इंजेक्शन लगाते हैं फिर उसके बाद 1 to 5 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। वैसे टाइम्ड इंसेमिनेशन भी इसमें हो सकती है इस मेथड में। बाकी ये है कि इसमें भी यही है कि आपने जो है वो किसी सूरत भी प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं करना ये। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड ट्रीटमेंट भी होता है इसका, दूसरे जैसे कि बताया मेथड्स हैं, GnRH है, प्रोजेस्टिन है, तो उनके साथ भी हम ये कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। GnRH में के साथ क्यों देते हैं, उसकी एक वजह ये है कि जो इनिशियल स्टेज होता है ना ल्यूटियल फेज़ में, उसमें जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम वो ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं होता टुवर्ड्स दी प्रोस्टाग्लैंडिन, तो GnRH पहले दिया जाता है, तकरीबन 6 दिन पहले देते हैं, फिर हम जो है वो देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और वापस जो है वो रिग्रेशन होती है और हम इंसेमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हम प्रोजेस्टिन के साथ भी देते हैं और प्रोजेस्टिन के अलावा ये तीनों इंजेक्शन के साथ भी आता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmad. My registration number is 2K19AV134, and today's topic is estrous synchronization, and its subtitle is progesterone. Progesterone is the form of the progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन है जो हम यूज़ करते हैं टू एक्सटेंड द ल्यूटियल फेस। एस्ट्रो सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके से की जाती है, या तो हम जो ल्यूटियल फेस है उसको शॉर्ट कर दें या उसको एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड करने का जो तरीका है वो है प्रोजेस्ट्रॉन यूज़ करके। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो सा है उसकी दो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, एक है MGA, सेकेंड इज़ द सीडर। तो जब 1960s के अंदर ये स्टडी हो रही थी हार्मोन्स के रिलेटेड, तो सबसे जो पहला प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो MGA हुआ था, इसको हम मेलेंजियो एसीटेट कहते हैं, मेलेंजियो एस्ट्रोल एसीटेट। तो इसके बाद हाँ, MGA प्रोजेस्ट्रॉन की ही एक टाइप है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है। तो ये क्यों हम इंड्यूस करते हैं? ये इसलिए इंड्यूस करते हैं कि हम जो FSH है और LH का जो है उसकी सप्रेशन करवा सकें। तो इसके लिए ये है कि ये इसका जो डोज़ है वो ओरली दिया जाता है और इसकी क्वांटिटी है 0.5 mg पर हेड पर डे के हिसाब, यानी हम इसको 14 डेज़ तक पर डे इसको 0.5 mg हम देंगे। उसके बाद ये है कि हम इसको 14 डेज़ तक जब हम दे लेंगे, फिर 2 से 5 दिन तक हम उसके अंदर AI नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 19th डे होगा उस दिन हम PGF2 अल्फ़ा इंड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसको AI करेंगे। नेक्स्ट थिंग है जी इसके एडवांटेजेस में इसके अंदर ये है कि ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है। हीफर्स के अंदर ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसके अंदर इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद ये है कि जो एनेस्ट्रस फीमेल्स हैं उसके अंदर ये साइक्लिसिटी को इंड्यूस करता है, और इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि 14 डेज़ एक लॉन्ग पीरियड होता है, तो जो लेंथ ऑफ प्रोग्राम है वो मैटर करती है। तो इसके बाद ये है कि इसको जब हम ऑरली देते हैं फीड के अंदर, तो उसके लिए एक सेपरेट प्लेस होनी चाहिए एक फार्म के अंदर, यानी उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए और सुपरविजन होनी चाहिए। प्रॉपर सुपरविजन के अंदर हम उसे क्या करते हैं कि उसको फीड सप्लीमेंट जो है MGA उसे देते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली उसको इनटेक करे। नेक्स्ट थिंग इज़ दी सीडर है कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज़। ये भी प्रोजेस्ट्रॉन जो सीडर एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, ये इनकोटेड होता है प्रोजेस्ट्रॉन से। इसके जो बॉडी की अगर इसकी हम शेप की बात करें तो एक इसका हेड रीजन होता है, एक इसका टेल रीजन होता है। जो हेड रीजन होता है वो कोटेड होता है प्रोजेस्ट्रॉन से। और इसके बाद ये है जी कि ये क्या करता है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से ये सप्रेशन करता है, ये हाइपोथैलेमस को टारगेट करेगा और सप्रेशन करेगा FSH की और LH की। और उसके बाद है जो इसका रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है इंट्रावेजाइनली, और ये 7 दिन तक हम इसको इंसर्ट करके रखेंगे बॉडी के अंदर। और उसके बाद ये है कि हम 7वें दिन क्या करेंगे, PGF2 अल्फ़ा देंगे जो क्या करेगा LH की सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा। हाँ, होगा ये कि जब हम जो सीडर है उसको रिमूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा थोड़े टाइम के बाद FSH और LH का सर जाएगा और उससे उसकी हार्मोन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 से 5 दिन के अंदर हम उसको इंसेमिनेट कर देंगे, AI कर देंगे उसकी। इसके एडवांटेजेस के अंदर ये है कि इसका हाई प्रेगनेंसी रेट है। उसके अलावा ये जो एनेस्ट्रस फीमेल्स होती हैं उसके अंदर साइक्लिसिटी को इंड्यूस करता है जिस तरह MGA कर रहा था। तो इसके बाद इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि इंट्रावेजाइनली इसको हम यूज़ करते हैं तो रिटेंशन हो सकती है, तो रिटेंशन फेलियर है, पॉसिबल रिटेंशन फेलियर। उसके बाद हाँ, इसकी जो कॉस्ट पर ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट थिंग कि जो इसके लिए 1 दिन ज़्यादा चाहिए होता है। इसको इंड्यूस करने का तरीका ये है कि फ़र्स्ट डे के अंदर हम GnRH और जो सीडर है वो हम लगा देंगे। 6ठे दिन हम PGF2 अल्फ़ा का इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम जो 6ठे दिन हम PGF2 अल्फ़ा, 7वें दिन हम जो सीडर रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम उसको 48 आवर्स के अंदर उसको हम AI करवा देंगे। तो ये बेस्ट मेथड है इसका, जिससे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके हम अपनी मर्ज़ी से उसको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं जितने भी एनिमल्स हैं। थैंक यू सो मच।